हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल पर। बच्चों, आज हमारा लेक्चर है लेक्चर 12 और हम लोगों का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग कवर करने जा रहे हैं। तो बच्चों, सभी जितने भी स्टूडेंट्स आज हमारे नए जुड़े हैं, सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज जो हम लोग क्वेश्चंस ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम के ऊपर, और ये मान के चलिए कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में गारंटी आने वाला है। तो बच्चों, एकदम ध्यान से आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। चलिए लेते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल क्या कह रहा है? द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई through a closed surface in free space enclosing a charge q is, यानी एक चार्ज q को घेरते हुए मुक्त स्थान में एक बंद सतह के माध्यम से विद्युत फ्लक्स है। देखिए, हमारे पास एक चार्ज q है और इसको घेर दीजिए, इसको एक सतह से घेर दीजिए, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया बंद सतह, यानी इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? क्लोज्ड सरफेस कह सकते हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि इस क्लोज्ड सरफेस से कितना फ्लक्स पास हो रहा है ना। हमसे क्या पूछ रहा है? इस बंद सतह से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो फ्लक्स को किससे सूचित करते हैं? फाई से। किससे सूचित करते हैं? फाई से। तो हमारा विद्युत फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो होता है इस बंद सतह के अंदर वाला आवेश, यानी Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो फ्लक्स बराबर हो जाएगा Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, यानी बंद सतह के, इस बंद सतह के अंदर जो भी आवेश होगा उस आवेश को लिखेंगे और उसमें डिवाइड करेंगे किससे? एप्सिलॉन नॉट से। जहां पे एप्सिलॉन नॉट क्या है आप लोगों को पता है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी। ओके, चलिए लेते हैं, हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस एनक्लोजिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज। इस बार चार्ज नहीं है, इस बार इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है। यानी एक विद्युत द्विध्रुव को घेरे हुए एक बंद सतह के माध्यम से विद्युत फ्लक्स है। हमारे पास है क्या? हमारे पास है विद्युत द्विध्रुव, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, तो सबसे पहले समझिए इलेक्ट्रिक डाइपोल हम किसको बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहने का मतलब होता है दो चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड सेम है बट नेचर ऑपोजिट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? जब एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखा जाता है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाइपोल बोलते हैं। ये हमारा क्या है? ये हमारा है इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी हिंदी में इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। ओके, अब इस चार्ज को, यानी इस माइनस Q और प्लस Q को, यानी इस डाइपोल को एक बंद पृष्ठ के अंदर रख देते हैं। किसके अंदर रख देते हैं? एक बंद पृष्ठ के अंदर रख दिया हमने। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा बंद पृष्ठ हो गया या बंद सतह हो गया, यानी ये हमारा क्लोज्ड सरफेस हो गया। इस क्लोज्ड सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉसियन सरफेस या गॉसियन सतह भी कहते हैं बच्चों। तो हमसे फ्लक्स पूछा है, हमसे क्या पूछा है? फ्लक्स। तो फाई बराबर होता है बंद सतह के अंदर का कुल चार्ज, है ना। तो बंद सतह के अंदर क्या क्या चार्ज है? एक है माइनस Q और दूसरा है प्लस Q। तो दोनों चार्ज को जोड़ दीजिए, माइनस Q प्लस Q, और डिवाइड कर दीजिए एप्सिलॉन नॉट से। बंद सतह के अंदर जो भी चार्ज होंगे उसको उसके नेचर के साथ लिखेंगे, यानी माइनस रहेगा तो माइनस के साथ, प्लस रहेगा तो प्लस के साथ। अब देखिए, माइनस Q प्लस Q ये दोनों एक दूसरे को काट देगा, तो ऊपर में हो जाएगा 0, 0 बटा एप्सिलॉन नॉट, यानी हो जाएगा 0। यानी फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा? फ्लक्स का मान हो जाएगा 0। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया? ऑप्शन डी। कौन सा सही हुआ? ऑप्शन डी। लेते हैं अगला सवाल, तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या कह रहा है?
the electric flux phi through a closed surface enclosing an electric charge q is 2q upon epsilon naught. Okay, what will be the electric flux through the closed surface if its size is doubled? ओके यानी एक बंद सतह के माध्यम से एक विद्युत आवेश Q के कारण विद्युत फ्लक्स जो दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 2Q बटा एप्सिलॉन नॉट। कितना दिया हुआ है? 2Q बटा एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब कह रहा है बंद सतह के माध्यम से विद्युत प्रवाह यानी विद्युत फ्लक्स क्या होगा यदि इसके आकार को 2 गुना कर दिया जाए। तो मान लीजिए कि ये हमारा बंद सतह था, ठीक है। अब इस बंद सतह के अंदर Q आवेश था और इस Q आवेश की वजह से हमें फ्लक्स दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना। हमें क्या हुआ है? फ्लक्स दिया हुआ है 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमें गिवन है, ये हमें दिया हुआ है, हमने अपने मन से नहीं माना। अब हम जानते हैं कि ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये क्या है? हमारा फाई क्या है? फाई है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी विद्युत फ्लक्स है ना। तो ये क्या है? ये Q और एप्सिलॉन नॉट पे डिपेंड करता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है ये, है ना, ये इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज रहता है, यानी कि ये इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ सरफेस। जो क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस मैं लिख देता हूं, यानी बंद पृष्ठ के साइज से इंडिपेंडेंट रहता है। अब कह रहा है क्या क्वेश्चन में? इसको 2 गुना कर दीजिए। सर ये लीजिए, ये 2 गुना कर दिए। अगर इस Q, देखिए फ्लक्स जो है Q की वजह से होता है, तो अगर इस Q की वजह से फ्लक्स 2Q बाय एप्सिलॉन नॉट है तो इसके साइज को अगर डबल कर दे, इसके साइज को डबल कर दे तो भी तो उतना ही फ्लक्स निकलेगा, तो भी तो उतना ही फ्लक्स निकलेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो फ्लक्स होता है वो साइज से इंडिपेंडेंट होता है, यानी फ्लक्स का जो मान होगा वो अब भी 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा, ये बदलेगा नहीं 2 गुना करने से। चाहे आप 2 गुना कर दीजिए, 3 गुना कर दीजिए, 4 गुना कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, है ना। अगर आवेश के मान में बदलाव नहीं कर रहे हैं तो फ्लक्स के मान में भी बदलाव नहीं होगा। तो इसका आंसर अभी भी क्या रहेगा? ऑप्शन ए 2Q बाय एप्सिलॉन नॉट, ये नहीं बदलेगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। बहुत ही अच्छा सवाल था। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल में द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू an infinitely long straight uniformly charged wire at a distance r from the wire varies as, यानी तार से r दूरी पर एक अनंत लंबे सीधे एक समान आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। देखिए ये हमारा तार है, ठीक है, ये आवेशित तार है। ये कैसा तार है? आवेशित तार। और ये अनंत लंबाई का तार है, तो हम लोग इसको डॉटेड कर देते हैं, यानी इनफाइनाइट लेंथ का तार है। और इसके ऊपर आवेश कैसा होगा? लैम्डा कूलम पर मीटर आवेश होगा, क्योंकि ये लेंथ पे है। चार्ज जो है कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है? आवेश कहाँ वितरित है? लेंथ पे यानी लंबाई पे। तो इस लैम्डा को हम लोग क्या बोलते हैं? लैम्डा को बोलते हैं रैखिक आवेश घनत्व, यानी इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर चार्ज्ड डेंसिटी। अब इस तार से r दूरी पर हम लोग क्या निकालना चाहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस तार से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 2K लैम्डा अपॉन r। बच्चों याद कर लीजिए, ये एग्जाम में भी आ सकता है, सेम टू सेम। E बराबर 2K लैम्डा बाय r का ऑप्शन में दिया हुआ रह सकता है किसी अनंत तार की लंबाई की वजह से। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि E जो है वो r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, यानी व्युत्क्रमानुपाती हो गया। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता r के व्युत्क्रमानुपाती है, यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, r को ऊपर लेके जाएंगे तो r का पावर -1। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, r का पावर -1। चलिए लेते हैं अगला सवाल, 5वां सवाल। 5वां सवाल कह रहा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन infinite non-conducting plane sheet of surface charge density sigma at a distance r is। ओके, यानी समान रूप से आवेशित पतली अनंत अचालक
समतल शीट के सतह आवेश घनत्व सिग्मा के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो ये देखिए, ये हमारा पतला चादर हो गया जो कैसा है, अनंत तक फैला हुआ है। कैसा फैला हुआ है? अनंत तक फैला हुआ है। ये चारों दिशाओं में बढ़ रहा है, इधर की तरफ भी बढ़ रहा है, इधर की तरफ भी बढ़ रहा है। ओके, अनंत तक फैला हुआ है और इस पे चार्ज है, ये चार्ज किया हुआ है। और ये कैसा शीट है? ये शीट है नॉन कंडक्टिंग प्लेन शीट है, प्लेन शीट है। और इस पे जो आवेश घनत्व है वो क्या है? सिग्मा है। वो कितना है? सिग्मा। कितना है आवेश घनत्व? सिग्मा, है ना, क्योंकि ये सतह है। सतह पे आवेश घनत्व कैसा होगा? पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा, यानी उसको हम लोग किससे सूचित करते हैं? सिग्मा से सूचित करते हैं। अब कह रहा है यहां से इसके सतह से r दूरी पर, इसके सतह से r दूरी पर कोई पॉइंट P है। कह रहा है P पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो बच्चों ध्यान दे दीजिए कि P पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये दूरी पर निर्भर नहीं करता है, r पर निर्भर नहीं करता है। ये भी एग्जाम में सवाल बन सकता है ना। ये r पर निर्भर नहीं करता है। मैं यहां लिख देता हूं, डज नॉट डिपेंड ऑन r, है ना, यानी कितनी दूरी पर पॉइंट P है इस पतले चादर से उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कितनी ही दूरी पर हो इसका मान सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो गया। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है, देखिए ग्राफ से रिलेटेड सवाल है। क्वेश्चन में कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E with a distance r from the center of a uniformly charged solid non-conducting sphere। बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है और ग्राफ E और R के बीच में है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ एक समान रूप से चार्ज किए गए ठोस आवेशित औचालक, है ना, के केंद्र से दूरी r के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को दर्शाता है? तो देखिए ध्यान से, अगर मैं कहूं कि ये हमारा नॉन कंडक्टिंग है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, तो इसमें आवेश जो होगा नॉन कंडक्टिंग है तो अंदर भी जमा होगा और इसके सतह पर भी रहेगा। ठीक है, ये हमारा क्या है सर? ये हमारा है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, है ना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ठोस आवेशित औचालक। ओके, अब इसकी वजह से r दूरी पर हमें बताना है कि क्या क्या होगा। ओके, तो इसका मान लीजिए सेंटर है और मान लीजिए कि इस आवेशित जो हमारा ठोस औचालक है इसका त्रिज्या है हमारा r। तो अगर हम स्मॉल r लेस देन r लेते हैं, यानी आवेशित चालक के अंदर रहते हैं, कहाँ, किसके अंदर? आवेशित चालक के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी होता है KQR अपॉन R क्यूब। क्या होता है? KQR अपॉन R क्यूब। ओके, और अगर हम लोग r ग्रेटर देन r लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। देखिए ध्यान से, ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर हम लोग आवेशित औचालक, है ना, ठोस आवेशित औचालक के अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होगा KQ स्मॉल r बटा में कैपिटल R क्यूब, जहां पे स्मॉल r केंद्र से दूरी हो जाएगा उस पॉइंट का, है ना। मान लीजिए स्मॉल r आप यहाँ पे जा रहे हैं, मान लीजिए ये हमारा स्मॉल r हो गया, जब हम लोग अंदर हैं तब ये फॉर्मूला हो जाएगा। और अगर बाहर है, मान लीजिए आप यहाँ पे आ गए, तो बाहर के लिए ये मान लीजिए पॉइंट P1 है और ये पॉइंट P2 है, तो P1 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला और P2 पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला होगा जब आप बाहर रहेंगे। E बराबर KQ बाय R स्क्वायर लिखेंगे। तो आप क्या है, आप देख सकते हैं कि अंदर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? R के, और बाहर के लिए, है ना, यहाँ पे एक चीज गलती हो गया बेटा, यहाँ पे स्मॉल r का स्क्वायर रहेगा। ठीक है, किसका स्क्वायर रहेगा? स्मॉल r का स्क्वायर रहेगा। ओके,
तो बाहर के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/r² के प्रोपोर्शनल। किसके प्रोपोर्शनल, 1/r² के प्रोपोर्शनल होगा। अब देख लीजिए E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R कौन सा ग्राफ शो करता है, तो ये देखिए इसका मतलब होता है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R और इसका मतलब होता है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी। तो ध्यान रखना है जब भी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर होगा तो उसके लिए ये आंसर रहेगा आपका करेक्ट, ऑप्शन सी। ओके, चलिए बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E with a distance r from the center of a uniformly charged hollow non-conducting sphere। बच्चों अब इस बार ध्यान दे दीजिए, इस बार ये hollow non-conducting है, यानी अंदर अब मटेरियल नहीं है प्रेजेंट। ये कैसा है, hollow नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है। यानी अब ये कैसा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ एक समान रूप से चार्ज किए गए खोखले आवेशित औचालक, इस बार है खोखला आवेशित औचालक के केंद्र से दूरी r के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को प्रदर्शित करता है। यानी ग्राफ फिर से E और R के बीच में है और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये इसका केंद्र है जिसको हम लोग O से सूचित कर दें और इसकी त्रिज्या R कर दे। ये खोखला है तो अंदर मटेरियल नहीं है, तो आवेश कहाँ रहेगा, आवेश इसके सतह पर रहेगा। जब भी आवेश सतह पे हो तो चाहे वो चालक हो चाहे अचालक, उस केस में अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो। कितना होता है, जीरो, क्योंकि अंदर कोई आवेश नहीं रहता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करेंगे कि स्मॉल r लेस देन r, यानी सतह के अंदर बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो जीरो होगा। क्या होगा, जीरो। और अगर हम लोग बात करेंगे स्मॉल r ग्रेटर देन r तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होगा KQ बटा में r²। क्या होगा, KQ बटा में r², जहां पे r उस बिंदु की दूरी हो जाएगी। मान लीजिए ये पॉइंट P था तो ये केंद्र से r दूरी पर है, छोटी r दूरी पर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा KQ बटा r²। अब आप क्या देख रहे हैं कि अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए और बाहर होना चाहिए, बाहर होना चाहिए क्या, बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसके, r² के। तो बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल r² के, तो अंदर जीरो वाला एक ये है और एक ये है। ठीक है, और बाहर होना चाहिए 1/r² के प्रोपोर्शनल, तो 1/r² के तो प्रोपोर्शनल ये है, ये नहीं है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन डी। देखिएगा ध्यान से, ग्राफ जो है आपको मिस्टेक करवा सकता है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल भी ग्राफ से ही रिलेटेड है। कह रहा है क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E with distance r from the center of a uniformly charged solid conducting sphere। देखिए इस बार बदल दिया, इस बार क्या हो गया, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो गया। यानी निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ एक समान रूप से चार्ज किए गए ठोस आवेशित चालक के केंद्र से दूरी r के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को प्रदर्शित करता है। ठीक से ध्यान दे दीजिए बच्चों, यहाँ पे ये हमारा ठोस आवेशित चालक है ना। तो ये ठोस आवेशित चालक है जो गोला है, जो हमारे पास क्या दिया हुआ है, गोलीय आकार का है ना, स्फेरिकल आकार का है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये हमारा गोलीय सतह हो गया। अब अगर हम कंडक्टर में, ये हमारा चालक है यानी कंडक्टर है, अगर ये ठोस भी है और इसको हम लोग आवेश देंगे तो ये आवेश यहाँ नहीं रहेगा, ये आवेश क्या करेगा, एक दूसरे को धक्का मार करके कहाँ पहुंचा देगा, सतह पर पहुंचा देगा। कहाँ पहुंचा देगा, सतह पर। तो सारे आवेश कहाँ चले जाएंगे, चालक में सारे आवेश उसके सतह पर वितरित होते हैं। कहाँ वितरित होते हैं, सतह पर, यानी उसके सरफेस पे चले जाते हैं। जितने भी चार्ज हम चालक को देते हैं यानी कंडक्टर को देते हैं वो उसके सतह पर चले जाते हैं। तो इसका मतलब अंदर तो आवेश है ही नहीं, अंदर आवेश जीरो हो गया। तो फिर से अगर हम लोग ये कहें कि ये जो गोलीय सतह है ये अगर r त्रिज्या का है तो कोई भी पॉइंट जो हम लोग इस सतह के अंदर ले
यानी इस स्फीयर के अंदर लें कोई भी पॉइंट जिसकी त्रिज्या बड़े आर से छोटा हो, कम हो, तो अंदर तो आवेश है नहीं, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा क्या? जीरो होगा। और अगर कोई पॉइंट बाहर लें तो अंदर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा के। अगर आवेश Q दिया हुआ था तो हमने Q और बटा में R स्क्वायर, यानी कि सेम हिसाब है जो पिछला हमारा क्वेश्चन था। तो इसके लिए भी आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। बच्चों इस बात का आपको ख्याल रखना है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है और बाहर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ बटा में R स्क्वायर। ठीक है, लेते हैं अगला सवाल, बढ़ते हैं 9वें नंबर पे। 9वां नंबर में बस कुछ फर्क नहीं है, ध्यान दीजिए क्या दिया हुआ है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E with a distance R from the center of a uniformly charged hollow conducting sphere और thin charged spherical shell। यानी निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ एक समान रूप से चार्ज किए गए खोखले आवेशित चालक या पतले आवेशित गोलीय कोष के केंद्र से दूरी R के साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को प्रदर्शित करता है? अच्छा सवाल है, ये बात जान लीजिए। अगर ग्राफ का सवाल बनेगा तो ये 4 सवाल में से एक सवाल और 4 सवाल और कराएंगे विद्युत विभव पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पर, तो ये 8 सवाल आपको कर लेना है। एक सवाल ग्राफ का होगा तो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब जो हमारा गोला है यानी स्फीयर है वो कैसा है? वो हॉलो है, लेकिन कंडक्टिंग स्फीयर है और चार्ज है। तो हॉलो है तो अंदर मटेरियल तो होगा नहीं, ये तो अंदर से खाली होगा। तो अगर हम लोग चालक भी कहें तो आवेश जो देंगे वो इसके सतह पर ही रहेगा, क्योंकि अंदर तो मटेरियल है ही नहीं। तो अगर इसका सेंटर O कहें और इसका त्रिज्या हम कहें कि R है, तो स्मॉल r लेस देन R के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अंदर में वो तो फिर से जीरो होगा, क्योंकि सर जो आवेश दिए हो वो आवेश तो उसके सरफेस पे है, उसके सतह पर है, क्योंकि ये गोला जो है ये खोखला गोला है, यानी ये जो स्फीयर है ये हॉलो स्फीयर है और कंडक्टिंग तो है ही। तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। अगर इस खोखले गोले के बाहर कोई पॉइंट ले R दूरी पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के लिए क्या होगा? वो होगा KQ बटा R स्क्वायर। फिर से वही चीज आपके सामने दिख रहा है, यानी फिर से आंसर सेम आने वाला है और आंसर जो होगा फिर से आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? डी। तो आपने देखा कि 3 चीज का आंसर सेम है, केवल सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर का आंसर डिफरेंट है। बाकी तीनों स्फीयर जो हैं, चाहे हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो, चाहे सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो, चाहे हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर हो, इन तीनों का आंसर सेम होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे हमारे दिए हुए क्वेश्चन में ऑप्शन डी में दिया हुआ है। तो आपको ग्राफ कैसा दिया हुआ है ये याद कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं, लेते हैं आज का आखिरी सवाल, और आखिरी सवाल है डायमेंशनल फॉर्मूला पे। क्वेश्चन कह रहा है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, है ना, यानी विद्युत प्रवाह का विमीय सूत्र है। तो विद्युत प्रवाह कहिए या विद्युत फ्लक्स कीजिए, कहिए। फ्लक्स बराबर लिखते हैं हम लोग EA। और अच्छा, फ्लक्स जो है हमारा अदिश राशि है, इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं E डॉट एरिया वेक्टर, यानी जब भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है ना, यानी अदिश गुना होता है, तो उस राशि को हम लोग अदिश राशि कहते हैं, यानी फ्लक्स हमारा अदिश राशि है। तो फ्लक्स बराबर हमारा क्या बनेगा? EA बनेगा। हम लोग अगर मैग्नीट्यूड में लें तो फ्लक्स बराबर EA बनेगा। वैसे तो ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा हो जाता है EA cos थीटा। तो अगर हम लोग मान लें कि थीटा 0 है तो हमारा फ्लक्स क्या होगा? फ्लक्स होगा E और E इंटू ए हो जाएगा, जहां पे थीटा होता है एंगल E और A के बीच का। अच्छा, ये हमने फॉर्मूला बता दिया। फॉर्मूला क्यों बताया? क्योंकि फॉर्मूला से हम डायमेंशनल फॉर्मूला इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज और मल्टीप्लाई बाय एरिया। अब फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? MLT-2, और एरिया का डायमेंशन क्या होता है? L2, ये होता है, ये हो गया। अपॉन चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? I इंटू टी, है ना। तो डायमेंशन लिख लीजिए, AT लिख लीजिए, A इंटू टी, क्योंकि A में आंसर दिया हुआ है। अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा? ML3, है ना,
m l3 l यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है तो l3 हो जाएगा। t ऊपर जाएगा तो t का पावर -1 और -2, t का पावर -3 हो जाएगा और a का पावर -1 हो जाएगा। ये देखिए आपको फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकाल दिया है। m l3 t का पावर -3 a का पावर -1 यानी ऑप्शन हो गया ए, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो बच्चों ये हमने आज 10 सवाल किए हैं आप सभी के लिए। आप इन 10 सवालों को अच्छी तरह से कोशिश करिए रिवाइज कर लेने का। इससे क्या होगा कि जब आप रिवीजन अच्छा करेंगे तो आपका स्कोर अच्छा आएगा। तो बच्चों इसी तरह से हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे और कुछ नए क्वेश्चंस को करेंगे, कुछ नए सवालों को करेंगे जो हमारे बिहार बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमने ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सीरीज इसलिए शुरू किया है कि बहुत से बहुत बच्चे इस सीरीज का फायदा उठा सके और अपने स्कोर को हाई कर सके। तो बच्चों इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आज आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे अगले क्लास में अगले कुछ सवालों के साथ। थैंक यू सो मच। बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ हमारे वीडियोज को शेयर करिए। इतना सपोर्ट आपको करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।